ये है ईरान की अंडरग्राउंड नातांज न्यूक्लियर फैसिलिटी, जहां दुनिया के दो सबसे डिस्ट्रक्टिव हथियार सेम टाइम पर मौजूद थे। एक हथियार ईरानियन इंजीनियर द्वारा दूसरे देशों पर हमले के लिए तैयार किया जा रहा था, तो एक हथियार अमेरिका और इजराइल ने खुद इस फैसिलिटी पर इस्तेमाल किया ताकि ईरान दुनिया को तबाह कर देने वाली ताकत रखने वाले हथियार को बनाने में कामयाब ना हो सके। 10 नवंबर 2008 बराक ओबामा अमेरिका के प्रेसिडेंट इलेक्शन जीतने के बाद जब व्हाइट हाउस पहुंचे, तब उनकी मुलाकात फॉर्मर प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश से हुई, जिन्होंने ओबामा को एक सीक्रेट मिशन और एक सीक्रेट हथियार की जानकारी दी, जिस मिशन का कोड नेम था प्रोजेक्ट ओलंपिक गेम्स। जिस मिशन के तहत ईरान पर एक सीक्रेट वेपन से हमला करना था, एक ऐसा हथियार जिसका साइज केवल कुछ मिलीमीटर का ही था, लेकिन उसके अंदर इतनी डिस्ट्रक्टिव ताकत थी कि वो किसी न्यूक्लियर फैसिलिटी ही नहीं बल्कि पूरे ईरान और यहाँ तक कि पूरी दुनिया में तबाही मचा सके। और इसने ये किया भी, पर केवल ईरान पर ही नहीं बल्कि इसका असर इंडिया तक में देखने को मिला। तो आखिर क्या था ये हथियार और आखिर प्रोजेक्ट ओलंपिक गेम्स क्या था? कल आज के इस वीडियो में हम इसी के ऊपर बात करने वाले हैं। तो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए शुरू करते हैं एक और नए एपिसोड को। ये है ईरान की सभी अंडरग्राउंड न्यूक्लियर फैसिलिटी जिनके बारे में दुनिया जानती है, और इन्हीं में से एक है ये नातांजा न्यूक्लियर फैसिलिटी, जहां साल 2005 के दौरान ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने की कोशिश में लगा था। लेकिन न्यूक्लियर बॉम्ब की वर्ल्ड डिस्ट्रॉइंग पावर को देखते हुए यूनाइटेड नेशन यानी कि यूएन ने कंट्रीज को न्यूक्लियर वेपन बनाने से रोकने के लिए कुछ बड़े नियम बनाए हुए थे, जिन नियमों को ब्रेक करने पर यूएन और अमेरिका मिलकर नियम तोड़ने वाली कंट्रीज पर इकोनॉमिक सैंक्शन लगाते हैं और इसमें मिलिट्री एक्शन की भी पॉसिबिलिटी रहती है। लेकिन ये सभी काफी एक्सट्रीम स्टेप है। पहला काम होता है इस बात को पक्का करना कि हाँ, ये कंट्री न्यूक्लियर वेपन बना रही है, और ईरान के केस में ये काफी मुश्किल एंड पेचीदा था, क्योंकि देखो ईरान के सभी न्यूक्लियर फैसिलिटी काफी सिक्योर्ड एंड अंडरग्राउंड थे। ऊपर से इन्होंने हमेशा दुनिया को यही बताया है कि वो न्यूक्लियर एनर्जी केवल पीसफुल पर्पस के लिए ही इस्तेमाल करते हैं। ईरान ने अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम की शुरुआत साल 1950s में अमेरिका की मदद से द एटॉमिक फॉर पीस प्रोग्राम के तहत की, जिसमें अमेरिका अपने न्यूक्लियर एनर्जी से रिलेटेड रिसोर्सेज को अदर कंट्रीज के साथ शेयर करता था, ताकि वो कंट्रीज भी एटॉमिक एनर्जी के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी बनाकर इंडस्ट्री सेटअप कर सके। साल 1970s में ईरान ने रेटिफाइड नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी यानी कि एनपीटी पर साइन किया, जिसमें ईरान ये वादा करता है कि वो उसके न्यूक्लियर प्रोग्राम केवल शांति के लिए ही यूज करेगा, और ईरान इस ट्रीटी पर कायम रहे ये मेक श्योर करने के लिए हर कुछ सालों में इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी यानी कि IAEA की इंस्पेक्शन टीम ईरान की इन सीक्रेट न्यूक्लियर फैसिलिटीज में इंस्पेक्शन के लिए जाती है। और साल 2010 में भी एक इंस्पेक्शन टीम जब ईरान के नातांज न्यूक्लियर फैसिलिटी में पहुंची, तब उन्होंने वहां कुछ अजीब देखा, जहां कई सेंट्रीफ्यूज डिवाइसेस एक के बाद एक एक्सप्लोड कर रहे थे। अब ये काफी सीरियस इश्यू है, क्योंकि सेंट्रीफ्यूज डिवाइसेस एक ऐसी मशीन होती है जो यूरेनियम को न्यूक्लियर रिएक्टर्स एंड वेपन्स के लिए एनरिच्ड करने का काम करती है, यानी एक तरह का मिक्सर ग्राइंडर जो यूरेनियम में कई आइसोटोप मिलाकर उसे न्यूक्लियर वेपन्स के लिए एक परफेक्ट रेसिपी बनाता है। और ये डिवाइस काफी सिक्योर होते हैं, जिनका इस तरह से एक्सप्लोजन कई सवाल उठाता है, जिनका आंसर था अमेरिका एंड इजराइल का सीक्रेट मिशन ओलंपिक गेम्स। साल 2007 ये है सीरिया का न्यूक्लियर रिएक्टर, जिस पर इजराइल को शक था कि यहाँ सीरिया परमाणु हथियार डेवलप कर रहा है, इसीलिए उन्होंने इस पूरी साइट को एक एयर स्ट्राइक में उड़ा दिया, जिससे कुछ समय के लिए इन दोनों देशों के बीच टेंशन मिलिट्री एक्शन तक पहुंच गई थी। लेकिन फिर अमेरिका के इंटरवेंशन से सब कुछ शांत हो गया, लेकिन चीजें बिगड़ सकती थी, क्योंकि इसी दौरान इजराइल ने ईरान पर भी एक बड़ी एयर स्ट्राइक का प्लान बनाया हुआ था, और इजराइल को ऐसा करने से रोकने के लिए ही अमेरिका ने इजराइल के साथ मिलकर एक सीक्रेट वेपन को डेवलप किया, जिसका साइज केवल कुछ मिलीमीटर का था।
पर ताकत इतनी थी कि बिना किसी मिलिट्री एक्शन के ईरान की पूरी परमाणु फैसिलिटी एंड इवन उनकी पूरी इकोनॉमी को तबाह कर दे। और इसने काफी हद तक ये किया भी, जिस मिशन की शुरुआत फॉर्मर अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश के दौरान हुई। इसके बाद साल 2009 में जब ओबामा प्रेसिडेंट इलेक्ट होकर सत्ता में आए तो उन्होंने भी ईरान पर इस साइबर अटैक को जारी रखा। इस पूरे मिशन में अमेरिका और इजराइल के सीक्रेट वेपन ने ईरान को घुटनों पर ला दिया, जिस हथियार का नाम था स्टक्सनेट, एक साइबर वेपन जो किसी देश पर उड़ रहे उसी के कमर्शियल एंड मिलिट्री प्लेन्स को एक मिसाइल में बदलकर उसी देश पर बरसा सकता था। किसी देश में बने न्यूक्लियर प्लांट को न्यूक्लियर बम की तरह एक्सप्लोड करते हुए किसी कंट्री में तबाही मचा सकता था और किसी कंट्री का पूरा इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड एंड फाइनेंशियल सिस्टम फेल करके उस कंट्री का कम्युनिकेशन सिस्टम और इकोनॉमी पूरी तरह तबाह कर सकता था, वो भी बिना किसी मिलिट्री एक्शन के। ये पहली बार था जब दुनिया ने इस तरह का वेपन, जिसे पहले साई-फाई कॉन्सेप्ट माना जाता था, उसे रियलिटी में देखा और उसकी ईरान में की गई तबाही को महसूस किया था। तो देखो, जब अमेरिका और इजराइल दोनों ही श्योर हो गए कि ईरान यूरेनियम न्यूक्लियर हथियार तैयार कर रहा है, तब अमेरिका और इजराइल इंटेलिजेंस ने मिलकर ईरान के नतांस न्यूक्लियर फैसिलिटी में कुछ डबल एजेंट्स को हायर किया, जिनका काम था ईरान की फैसिलिटी में परमाणु हथियार बनाए जाने के लिए प्रयोग की जा रही मशीनरी और कंप्यूटर प्रोग्राम्स की इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना, क्योंकि स्टक्सनेट साइबर वेपन को फिर इसी इंफॉर्मेशन पर डिजाइन किया गया। अब किसी कंप्यूटर में इंस्टॉल किए जाने से पहले ये साइबर हथियार केवल एक कंप्यूटर फाइल की तरह ही होता है, जिसे आसानी से किसी भी यूएसबी में डाउनलोड करके किसी और डिवाइस में इंस्टॉल किया जा सकता है। और ऐसे ही स्टक्सनेट फाइल वाली यूएसबी ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी में अमेरिका के किसी सीक्रेट एजेंट ने लगाई थी। स्टक्सनेट की खास बात यह है कि यह दूसरे कंप्यूटर वायरस की तरह सीधा किसी कंप्यूटर को कंट्रोल नहीं करता या फिर उसकी इंफॉर्मेशन नहीं चुराता, बल्कि इसे हम किसी स्पेसिफिक मशीन और सॉफ्टवेयर को टारगेट करके डिस्ट्रॉय करने के लिए कोड कर सकते हैं। इसे ये बता सकते हैं कि इसे कंप्यूटर का कौन सा हिस्सा या फिर कंप्यूटर द्वारा कंट्रोल की जा रही किस मशीन को डिस्ट्रॉय करना है, या फिर आप इसे सिंपल इंटरनेट पर छोड़ सकते हो और अगर वो डिवाइस इंटरनेट से कनेक्टेड है जिस पर आप अटैक करना चाहते हो तो ये अपने आप वहां तक का रास्ता ढूंढ के उसमें इंस्टॉल हो जाएगा और अपना काम शुरू कर देगा। और देखो, ईरान की इस परमाणु फैसिलिटी में भी कुछ ऐसा ही हुआ। तो जब इसे यहाँ किसी सीक्रेट एजेंट द्वारा इंस्टॉल किया गया तो स्टक्सनेट ने अपना सफर मेन कंप्यूटर की ओर शुरू किया, जो कंप्यूटर प्लांट के सेंट्रीफ्यूगस को कंट्रोल एंड मॉनिटर करता था, जिसके बाद इसने अपने कोड के मुताबिक मेन कंप्यूटर को रॉन्ग इंस्ट्रक्शन देने शुरू कर दिए एंड सेंट्रीफ्यूज डिवाइसेस की स्पीड को टाइम टू टाइम काफी फास्ट से स्लो करता गया एंड आरपीएम एंड प्रेशर में भी काफी अनप्रेडिक्टेड चेंजेस कर दिए। तो सेंट्रीफ्यूजेस की स्पेशलिटी होती है कि ये सुपरसोनिक स्पीड पर घूमते हुए आइसोटोप्स को यूरेनियम में मिलाते हैं, जो रिएक्शन काफी कंट्रोल्ड एंड परफेक्ट होनी चाहिए। पर अमेरिका के इस स्टक्सनेट साइलेंट साइबर वेपन ने ईरान में टोटल 2 लाख कंप्यूटर्स एंड 1000 से ज्यादा सेंट्रीफ्यूजेस डिवाइसेस के साथ जो छेड़छाड़ की, उससे सेंट्रीफ्यूजेस डिवाइसेस का पूरा प्रोसीजर अनबैलेंस हो गया, जिसके चलते सेंट्रीफ्यूजेस के अंदर मौजूद यूरेनियम में अनबैलेंस रिएक्शन हुई एंड फिजन शुरू हो गया, जिस एनर्जी को ये डिवाइसेस झेल ही नहीं सके और वहीं पर फट गए। और इस पूरे अटैक की सबसे खास बात ये थी कि कई सालों तक तो फैसिलिटी में काम कर रहे ईरानियन इंजीनियर्स ही नहीं समझ सके कि उनके न्यूक्लियर प्रोग्राम को इतना नुकसान पहुंच कैसे रहा है, क्योंकि ये स्टक्सनेट वायरस इस तरह का काम कर रहा था कि उसके पास हर एक मशीन की नॉर्मल रीडिंग से रिलेटेड डेटा था। इसीलिए जब इंजीनियर कंडीशंस को चेक करते थे तब उन्हें ये केवल नॉर्मल रीडिंग ही शो करता था। यानी अगर किसी सेंट्रीफ्यूज को 1000 आरपीएम पर घूमना चाहिए तो इंजीनियर को तो 1000 आरपीएम की स्पीड ही दिखती थी, जो कि नॉर्मल है, लेकिन एक्चुअल में स्टक्सनेट वायरस इन सेंट्रीफ्यूजेस को 2000 से 3000 आरपीएम पर घुमा रहा था। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक ईरान में सेंट्रीफ्यूजेस का क्रैश होना 2008 में ही शुरू हो गया था। शुरू में ईरानियन इंजीनियर्स ने भी इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और इसे सिस्टम की कोई खामी समझा, लेकिन जब ये 2010 तक काफी ज्यादा बढ़ने लगा और सिर्फ 2 सालों में 1000 से ज्यादा सेंट्रीफ्यूजेस तबाह हो गए, तब इस वायरस की एक प्रोग्रामिंग गलती के चलते ही ये पकड़ में आया। पर यह गलती दुनिया के लिए एक काफी बड़ा सबक साबित हुई, जो सबक इंडिया के लिए भी था। तो स्टक्सनेट वायरस एक कंप्यूटर वॉर्म की तरह है।
कंप्यूटर के नेटवर्क में ट्रैवल करता है और लगातार ट्रैवल करते हुए अपने टारगेट को ढूंढता ही रहता है और टारगेट मिलने पर उस पर हमला कर देता है, जो कि एक अंडरग्राउंड परमाणु फैसिलिटी के लिए तो एक कारगर हथियार है, क्योंकि वहां पर प्राइवेट इंटरनेट होता है जिससे ये केवल फैसिलिटी को ही नुकसान पहुंचा पाएगा, क्योंकि वहां के कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में इसे पूरे देश या फिर पब्लिक इंटरनेट से पूरे वर्ल्ड में फैलने से रोका जा सकता है। लेकिन अगर ये किसी तरह इंटरनेट पर पहुंच जाए तो उसके जरिए पूरे दुनिया में तबाही मचा सकता है एंड शॉकिंगली ये हुआ भी। तो देखो, साल 2010 में नातान्स प्लांट में लैपटॉप से मशीन्स को कमांड देने वाले एक इंजीनियर ने जब वापस अपने घर पर आकर अपने लैपटॉप को पब्लिक इंटरनेट से कनेक्ट किया, तब उसके लैपटॉप में ये साइबर वेपन इंस्टॉल्ड था जो जल्द ही पूरे इंटरनेट पर फैल गया, जिससे इसने दुनिया भर में ऑलमोस्ट 1 लाख से ज्यादा कंप्यूटर एंड मशीनरीज को इन्फेक्ट किया, जिससे दुनिया के 3 देशों में सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा, जिनमें पहला ऑफ कोर्स ईरान था, जहां इस वायरस ने 58.9% कंप्यूटर्स को डैमेज किया। इसके बाद दूसरे नंबर पर इंडोनेशिया था, जिससे इंडोनेशिया में 18.2% कंप्यूटर्स डैमेज हुई। जिसके बाद तीसरे नंबर पर नाम आता है इंडिया, जिससे इंडिया में ऑलमोस्ट 8% कंप्यूटर्स एंड उनका डेटा बुरी तरह से डैमेज हुआ। स्टक्सनेट ने पूरी दुनिया में अरबों डॉलर्स का नुकसान किया, जिसके बाद दुनिया के कई बड़ी कंप्यूटर सिक्योरिटी कंपनी हरकत में आए और उन्होंने इस वायरस को डिटेक्ट और कंट्रोल करने का काम शुरू कर दिया। जिसके बाद मिड जून 2010 में वायरस ब्लॉक अड्डा नाम की एक कंपनी ने इस वायरस को इंटरनेट पर ढूंढ निकाला, जिसकी कोडिंग इतनी कॉम्प्लेक्स थी कि इंजीनियर्स ने इस तरह के वायरस की कोडिंग कंप्यूटर के इतिहास में शायद पहली बार देखी थी। और इसकी कोडिंग से यह साफ था कि ये खास करके कुछ मशीनों को ही टारगेट करने के लिए बनाया गया है और इस तरह का सोफिस्टिकेटेड कंप्यूटर वेपन डेवलप करने के लिए मिलियंस ऑफ डॉलर्स के बजट एंड गवर्नमेंट सपोर्ट की जरूरत होती है। और हम सभी ऑलरेडी जानते हैं कि ये किस देश का काम था, ऑब्वियसली अमेरिका। इस छोटे से साइबर वेपन स्टक्सनेट ने ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को एक बड़ा झटका दिया और कई रिपोर्ट्स के मुताबिक केवल इस वायरस के जरिए अमेरिका और इजराइल ने ईरान के परमाणु हथियार बनाने के सपने को कई साल पीछे धकेल दिया था। लेकिन इससे ईरान ने भी एक सबक सीखा और खुद भी कई साइबर वेपन्स बनाने शुरू कर दिए। तो साल 2012 में ईरानियन हैकर्स ने एक स्टक्सनेट जैसे साइबर वेपन वायरस से सऊदी अरब की फेमस पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस कंपनी सऊदी अरामको को टारगेट किया। जैसे ईरानियन का ये साइबर वेपन कंपनी के मेन कंप्यूटर तक पहुंचा, उसने सभी एडमिन इंफॉर्मेशन एंड पासवर्ड को चेंज कर दिए और कंपनी के नेटवर्क से जुड़े हजारों कंप्यूटर्स में मौजूद डेटा को पूरी तरह साफ कर दिया। इस पूरे अटैक में सऊदी अरब का भी कई अरब डॉलर्स का नुकसान हुआ और CIA के लीक्ड डॉक्यूमेंट्स की माने तो इस अटैक के जरिए ईरान, अमेरिका और दूसरे कंट्रीज को ये मैसेज दे रहा था कि अब उनके पास भी स्टक्सनेट जैसे साइबर वेपन्स है, जिससे वो चाहे तो अपनी दुश्मन कंट्रीज को काफी नुकसान पहुंचा सकते हैं। अमेरिकन मिलिट्री के फॉर्मर साइबर सिक्योरिटी ऑफिशियल सीन मैकगर्ग का स्टक्सनेट पर कहना है कि उन्होंने हथियारों के बॉक्स को खोल दिया है और उसकी कैपेबिलिटी को भी दिखा दिया है, जहां से अब इस हथियार को वापस नहीं रखा जा सकता। They opened the box. They demonstrated the capability. It's not something that can be put back. क्योंकि ये कोई मिसाइल या बॉम्ब नहीं है जिसे छुपा कर किसी बंकर में रखा जा सकता है, बल्कि ये महज एक छोटी सी फाइल है जिसे पाना उतना भी मुश्किल नहीं है, पर इसकी डिस्ट्रक्टिव पावर गलत हाथों में दुनिया के बड़े से बड़े देश को भी घुटनों पर लाने की ताकत रखती है। एक ऐसी दुनिया बना सकती है जहां सारी फाइनेंशियल सिस्टम फेल हो चुके हैं एंड आपका ही फोन आपके ही इंफॉर्मेशन आपके ही खिलाफ प्रयोग कर रहे हैं। ऐसे ही साल 2017 में एक रैंसमवेयर अटैक हुआ था पूरी दुनिया में, जिस रैंसमवेयर का नाम था वानाक्राई। रैंसमवेयर भी एक तरह का वायरस होता है जो आपके कंप्यूटर में जाके सब कुछ लॉक कर देता है और आपसे रैंसम यानी कि हफ्ता मांगता है, या कहे कि एक तरह से पैसे मांगता है आपके कंप्यूटर को वापस से अनलॉक करने के लिए। अब वानाक्राई केवल 4 दिनों तक चला था और इसने 4 दिनों में ही पूरे दुनिया में तबाही मचा दिया था। इससे इंडिया में भी बहुत सारे कंप्यूटर्स अफेक्ट हुए थे। बड़े बड़े कंपनीज, बड़े बड़े MNCs, यहाँ तक कि बड़े बड़े स्पेस एजेंसीज तक के कंप्यूटर्स को इसने अफेक्ट किया था। क्या आपको याद है साल 2017 के इस रैंसमवेयर अटैक के बारे में? नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताना। और आपको क्या लगता है, क्या भविष्य में ये साइबर वेपन और भी खतरनाक हो सकते हैं? अपनी राय जरूर लिखकर बताना। मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा होगा और आपको काफी कुछ नया सीखने को मिला होगा।
अगर मिला तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर करना। अगर आप नए हो चैनल पे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन कर देना। अब अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आपको ये वाली वीडियो भी डेफिनेटली पसंद आएगी, जिसमें हमने बात किया है अमेरिका के खुफिया सैटेलाइट्स के बारे में जो दिन रात आप पर नजर बनाए रखती है। ये सैटेलाइट्स इतनी ज़्यादा एडवांस है कि ये आपके 10 माला बिल्डिंग्स के अंदर भी आपको आसानी से आपके रूम में देख सकती है और आप क्या कर रहे हो सारी चीज़ों को नोटिस कर सकती है। लेकिन फिर भी ये इतना ज़्यादा सीक्रेट है कि इसके बारे में ज़्यादातर लोगों को नहीं पता। यहाँ पर टैप करो, इस वीडियो को जाकर देखो, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।